नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। ब्रह्मलीन हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की आत्मा इन दिनों बहुत खुश होगी, क्योंकि वह राम मंदिर आंदोलन के नायकों से एक थे। उनके पास मंदिर आंदोलन के दौरान 2 सबसे अधिक अहम पद दिए गए थे। ये दायित्व इस बात का प्रमाण है कि आजादी के आंदोलन के बाद देश की राजनीति का दशा और दिशा बदलने वाले राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या कद था और उस वक्त तमन्ना पूरी ना हो सकी। वो चाहते थे कि जिस तरह श्री राम ने सामाजिक समता को संदेश दिया है, उसी तरह बहुसंख्यक हिंदू समाज भी ऊंच नीच, छूछात और अस्पृश्यता को छोड़कर एकजुट हो। बड़े महाराज के कई संबोधन में भेदभाव को लेकर कई संदेश सुनने को मिले हैं। वहीं पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा को अपने जन्म और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बताया। साथ ही राम मंदिर आंदोलन में पीठ की पीढ़ियों के योगदान की भी चर्चा की। ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको सीधा लिए चलते हैं। ग्राम श्री संस्था क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित आज की इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, ट्रस्टी क्राफ्ट रूट्स श्रीमती अनारबेन पटेल जी, अवनीश अवस्थी जी, माननीय कुलपतिगण और देश भर से आए हुए हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने एक परंपरा को और एक विरासत को सजाया है, संवारा है, ऐसे सभी हमारे हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों, कारीगरों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए
एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सकें, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे। उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी, उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन में ही मैंने उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पे चर्चा होने लग गई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यह कार्यक्रम देश के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लोगों के लिए एक नई ब्रांड बनी है। आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था। और उस समय हम लोगों ने प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है। और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए। और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ न कुछ कार्य दे करके संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था। और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं। और मैंने दूसरी ताकत देखी जब गत वर्ष हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में
उत्तर प्रदेश क्या पहला ऐसी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हें वहां पर हम डिस्प्ले कर सके। एक ट्रेड शो का आयोजन किया था। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 दिन के लिए ट्रेड शो था। माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था और 3 दिन के इस ट्रेड शो में 4 लाख से अधिक लोगों ने वहां पर आकर के भागीदारी की। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां आए थे जिन्होंने वहां पे अपने ऑर्डर प्लेस किए और सीधे वहां से उन लोगों को खरीदने की व्यवस्था की। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की योजना के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ सकती हैं। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आदरणीय राज्यपाल महोदया जब गुजरात के अंदर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में जब की थी, आप सोचिए आज से 28 वर्ष पहले, 28-29 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात की धरती से प्रारंभ हुआ, गुजरात की धरती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की एक नई प्रेरणा हम भारतवासियों को दी। गुजरात की वो धरती जिन्होंने सरदार पटेल जैसे भारत माता के एक सपूत को जन्म दिया, लौह पुरुष के रूप में जिनकी हम सब वंदना करते हैं, उस धरती में ग्रामश्री संस्था का जन्म होता है और इस संस्था के द्वारा वहां के ग्रामीण क्षेत्र में आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े अभियान को, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उन्हें डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें मार्केटिंग के साथ जोड़ना, उन्हें एग्जीबिशन के माध्यम से प्रोत्साहन देना, जो कार्यक्रम वहां प्रारंभ हुआ, आज उत्तर प्रदेश में भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से आए हुए ऐसे आर्टिजन्स को यहां बुला करके, आमंत्रित करके, वे लोग इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, डिजाइनिंग के आदान प्रदान और उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट्स को हम अपने यहां उपयोग कर सकें। आज आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से एक अंतर देखने को मिला। पहले हमारे यहां कोई पर्व और त्योहार पड़ता था, होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे। उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे भी भारत के ही किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उन राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप भी देते हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि इस फील्ड में अपार संभावना है। इन संभावनाओं को इस प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से ये न केवल एक दूसरे के प्रोडक्ट को देखने का बल्कि एक दूसरे की कला को, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को जानने का भी एक अवसर हम सबको प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अगर हम करते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो हमारे काम को और भी आसान करता है और मार्केट की
आवश्यकता और उनकी डिमांड के अनुसार हम उन्हें सप्लाई करने की सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में भी हमें मदद करता है। हमें प्रसन्नता है कि इस संस्था में आदरणीय राज्यपाल जी की अपनी व्यस्तता के बाद श्रीमती अनारबेन पटेल जी ने इस दायित्व को अपने हाथों में लिया और आज न केवल गुजरात में बल्कि देश भर में अलग अलग जगह पर इन सभी आर्टिजन्स को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें एक मंच देती हैं। एग्जीबिशन के माध्यम से वे सभी एकजुट होकर के फिर आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देती हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन सभी प्रदेश भर के आए हुए अपने जितने भी आर्टिजन्स हैं, हमारे जो हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, उन सब की ओर से हृदय से धन्यवाद भी देता हूं कि ये एक नया मंच उनको ग्रामश्री संस्था और हैंडीक्राफ्ट रूट्स के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो इसकी एक आज आधार भूमि है। सैकड़ों वर्षों से यहां पर यह जो एमएसएमई का बेस है, यह यहां की आत्मनिर्भरता का आधार रहा है। बीच के कालखंड में उपेक्षित हुआ, लेकिन आज फिर से वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं देख रहा था, जब हम लोग एग्जीबिशन में उद्घाटन के लिए आए थे, उसी समय मैंने देखा कि बाहर भी जो एग्जीबिशन लगी है, अंदर भी लगी हुई है। अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग वो मिलेंगी आपको। और यही कारण है कि आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के भी यहां पे स्थापना की कार्रवाई को तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और भी अन्य तमाम सेक्टर्स में हमें इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो रहा है और राज्य सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आज की एग्जीबिशन इसका एक सशक्त माध्यम बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश के 96 लाख जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं। ब्रह्मलीन हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की आत्मा इन दिनों बहुत खुश होगी, क्योंकि वह राम मंदिर आंदोलन के बारे में सोचकर बहुत खुश होंगे और आंदोलन के नायकों में से एक थे। उनके पास मंदिर आंदोलन के दौरान 2 सबसे अधिक अहम पद दिए गए थे। ये दायित्व इस बात का प्रमाण है कि आजादी के आंदोलन के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या कद था। उस वक्त तमन्ना पूरी ना हो सकी। वो चाहते थे कि जिस तरह श्री राम ने सामाजिक समरसत्ता का संदेश दिया, उसी तरह बहुसंख्यक हिंदू समाज भी ऊंच नीच, छुआछूत और अस्पृश्यता को छोड़कर एकजुट हो। बड़े महाराज के कई संबोधन में भेदभाव को लेकर कई संदेश सुनने को मिल जाएंगे। वहीं पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा को अपने जन्म और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बताया। साथ ही राम मंदिर आंदोलन के पीठ की पीढ़ियों के योगदान की भी चर्चा की। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर।
अयोध्या एक पुरानी मंदिर पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी। 85 साल के पुजारी से की बातचीत और पुजारी ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए भाग्य की बात कही है और उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से राजा राम को उनके घर मिल जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको भी सुनाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैं इस समय अयोध्या स्थित एक मंदिर में हूं। इस मंदिर में यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ में हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। गुरुजी, आप यहाँ कब से हैं इस मंदिर में? है आप इस मंदिर में कब से हैं? हमारा यहाँ जो है ना 86 साल 15 तारीख 5 मई से यहाँ है। रास्ता भी हुआ है ना। और साल कौन सा गुरुजी? साल जो है ना 86 साल। 86 साल के आप हैं? हाँ, 86 साल और 15 तारीख 5 मई से यहाँ है राम के। गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, क्या? हाँ, तो वो तो वही कहेगा ना, कार्यशाला में करेगा। कहने के बाद ये तो हो भाग है कि पुण्य बल मिले संता, ये सबके पुण्य भेगा हुआ है। ये तो यह कार्य होने जा रही है, क्या समझे? भगवान राम को अब अपना घर मिलने जा रहा है, हाँ, सब लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, हम क्या करेगा, सब समाज लेके करेगा। सब समाज जो है ना इसका जो है उद्घाटन करेगा और सब समाज जो है मिल करके ये कार्य सफल करे। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे गुरुजी आप? है मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी के बारे में हम क्या कहेंगे, ये पंच लोग सब करेगा। और योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी। हाँ, तो कहने के बाद है वो सबके पुण्य भेगा हुआ है, सब कार्य होने जा रहा है। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? हाँ, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी थे। अब हम उसको क्या, हम तो गुजरात में रहते हैं क्या, 60 साल से गुजरात में रहते। गुजरात से लेकर के एक हम लिए है शासी के साथ रहते हैं गुजरात में। यहाँ भी रहते हैं। अब कान भी कम हो गया, आँख भी कम गया, शरीर के जो है शक्ति भी कम हो गया। तो आप खुश हैं? राम मंदिर बनने जा रहा है। हाँ, कहने के बाद एक बार क्या कहते हैं, एक बार एक जो है ना एक बार उम्र हो गया 100 बरस। 100 बरस? हाँ, 80 के साथ ये 60 साल जो है ना यहाँ हम रहते हैं। अच्छा, तो ये आप सुन सकते थे और आप देख रहे हैं, ये गुरुजी हैं और ये लगातार लगभग 86 वर्षों से यहाँ पे हैं। 100 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है, जैसा इन्होंने बताया। बहुत खुश हैं, मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे राम मंदिर बनने जा रहा है, बन के तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये भी यहाँ का एक ऐतिहासिक मंदिर है, काफी वर्षों से हम यहाँ पे बैठे थे, इसलिए हमने सोचा यहाँ के भी हम मुख्य पुजारी से बातचीत करें। अयोध्या से अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। हम अयोध्या पहुंचे, हम राम मंदिर परिसर अयोध्या में पहुंचे हैं हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी और मंदिर के मुख्य पुजारी से उन्होंने बातचीत की है और विशेषताओं पर चर्चा की है। क्या कुछ बातचीत उन्होंने की आपको भी सुनाते हैं। तो हम इस समय राम मंदिर परिसर में हैं और जैसा कि हम अपने दर्शकों को अलग अलग जो इस मंदिर की विशेषताएं हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी संदर्भ में अभी हम राम मिलाप प्राचीन मंदिर पे हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ में हैं। पंडित जी प्रणाम, हम साधना चैनल से आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में।
पंडित जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर है, यहाँ प्रभु श्री राम मंदिर है। भरत मिलाप मंदिर की क्या विशेषता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये राम जी जब 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए तो भरत जी इसी स्थान पर मिले। पहले वो नंदीग्राम में रहते थे, तपस्या के 14 वर्ष तक अयोध्या जी नहीं आए। हनुमान जी ने उनको सूचना दिया तो वे दौरे दौरे अयोध्या जी आए कि राम जी आ रहे हैं, अब अयोध्या जी को सजाओ। तो फिर विमान यहीं पर आ गई, फिर वो मिले। क्योंकि भरत जी जो है धन का लोभी नहीं थे, न जस के लोभी थे, वे सिर्फ राम जी का प्रेम का लोभी थे। तो उन्होंने जो है राम जी, उनका भरत जी का मनोकामना पूरा हुआ। फिर उन्हें राजा महाराजाओं ने इनको बनाया और उन्होंने जो है जो भी व्यक्ति आते हैं इस स्थान में उनका एक मनोकामना पूरा होता है, सिर्फ एक मनोकामना पूरा होगा। और वही जो है बहुत मनोकामना तो मनुष्य का बहुतों है तृष्णा, लेकिन एक मनोकामना जो है पूरा होता है। तो कोई भक्ति मांगते हैं, कोई धन मांगते हैं, कोई नौकरी मांगते हैं, कोई मुकदमा में जीत जाए, एक पूरा होता है बाबू। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज ये देख रहा था यहाँ पे, मैं अक्सर हम लोगों ने जो देखा है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा एक बार ये दिखाएं दृश्य। ये अपने आप में एक अलग सा दृश्य मुझे नजर आ रहा है। यहाँ भगवान श्री राम जी के साथ भी एक हम माता सीता को देख रहे हैं। दो अलग यहाँ पे भगवान हैं जिनके साथ उनकी धर्म पत्नियां हैं और फिर हनुमान जी। यहाँ आमतौर से जो हम श्री राम दरबार देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। इस पूरे दरबार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा चारों भैया देखें, यहाँ ये भी दिखाएं। जब राम जी वन से वापस आए तो मिले हैं सब चारों भैया, सब महारानी इकट्ठे हुए। तो उन्होंने फिर जो है दर्शन के लिए सभी को यहाँ विराजमान कर दिया गया है। ये प्राचीन मंदिर है, ये कुआं है आपको मिलेंगे, और ये ईंट जो है लखोरी ईंट है और धीरे धीरे निर्माण हो रही है सरकार की तरफ से और कुछ आप लोगों के भक्तों की तरफ से। और ये सब जो है चल रहा है जीर्ण शीर्णावस्था में। और अयोध्या जी तो विक्रमादित्य जी ने बसाए थे अयोध्या नगरी को। इस समय योगी और मोदी जी जो है अयोध्या जी को नव निर्माण कर रहे हैं। बस यही है। जय सीताराम। जय सीताराम। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पंडित जी ने बताया कि हमारे देश में तमाम हर मंदिर की एक विशेषता है। ऐसे नहीं कोई इमारत बना दी जाती है, लेकिन जब मंदिर बनाया जाता है उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है। यह है हमारे देश की संस्कृति। और हमारे साथ मौजूद है इस समय एक श्रद्धालु जो भजन गाना चाहती हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रांगण में मौजूद है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। खुशी का जो आलम है ये पूरे देश में है। उत्साह के रूप में लोग इसको, उत्सव के रूप में लोग इसको मना रहे हैं। माता जी क्या भजन है और हमारे दर्शकों को सुनाइए। सुना रहे हैं। प्रभु राम यहाँ कनकन में विराजमान हैं। बहुत महिमा है प्रभु की, उसी को बता रहे हैं। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़। चलिए इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में गांव चलो अभियान कार्यशाला की शुरुआत की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से जो कि हमारे पास सूत्रों के मुताबिक आ रही है कि दिल्ली में गांव चलो अभियान कार्यशाला की शुरुआत की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। 7 लाख गांव और शहरी बूथों में कार्यकर्ता जाएंगे। इस अभियान के तहत करीब 30 लाख कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गांव चलो अभियान कार्यशाला की शुरुआत की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया है। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। 7 लाख गांव और शहरी बूथों में जाएंगे कार्यकर्ता। मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इस कार्यशाला के दौरान गांव चलो अभियान कार्यशाला की शुरुआत की गई है दिल्ली में, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया है। 7 लाख गांव और शहरी बूथों में जाएंगे कार्यकर्ता। मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इस कार्यशाला का मकसद है। गांव चलो अभियान कार्यशाला की शुरुआत की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यशाला के उद्घाटन की है। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। 7 लाख गांव और शहरी बूथों में जाएंगे कार्यकर्ता और मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक इस कार्यशाला के दौरान पहुंचाया जाएगा। आज आप सब लोगों को इस
बैठक में, अभियान में, मैं तो इसे कार्यशाला कहूँगा, क्योंकि आप लोगों की दिन भर में बहुत सी चर्चाएं हुई हैं और गांव चलो अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ बातचीत हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।